आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। एनएफओ का जो इशू है 16 अगस्त 2022 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 30 अगस्त 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो 2020 मार्च से ही काफी निवेशक हैं जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में निवेश करने से दूर रहते हैं। उसका कारण आप सबको पता है, 2020 मार्च में जब कोरोना आया था और रिडप्शन मार्केट काफी गिरी थी और रिडप्शन का प्रेशर है जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की 6 स्कीम्स पर, जो कि डेट स्कीम्स थी, उन पर रिडप्शन का प्रेशर काफी ज्यादा हो गया। और जो उनको बायर्स करने वाले नहीं मिले उन सिक्योरिटीज को, क्योंकि जो फंड मैनेजर थे उन्होंने जो सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी थी उन 6 स्कीम्स में फॉर हाई रिटर्न्स, वो काफी लो क्वालिटी की इंस्ट्रूमेंट से डेट सिक्योरिटीज थी। तो उसके कारण क्या हुआ, रिडप्शन का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया और कैश इतना नहीं था एएमसी के पास कि वो फंड के जरिए निवेशकों को पूरा पैसा दे सके। तो इसी के चलते है जो फ्रैंकलिन टेम्पल म्यूचुअल फंड की तरफ से 2020 में जो है, मे बी अप्रैल 2020 की बात है, तो 2020 में जो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने 6 डेट स्कीम्स पर जो है बैन कर दिया गया था कि कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके पैसे भी अभी रिडक्शन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि जो बायर्स नहीं मिल रहे थे इंस्ट्रूमेंट्स को बायर्स करने वाले, जो उन म्यूचुअल फंड की 6 स्कीम्स में उन्होंने होल्ड कर रखा था। तो इसी के चलते निवेशकों का पैसा जो काफी टाइम तक उस स्कीम्स में फंसा रहा। बट ऐसा नहीं है एएमसी की तरफ से पैसा इन्वेस्टरों बट ऐसा नहीं है, इन्वेस्टर्स का पैसा जो एएमसी की तरफ से लौटा दिया गया है जिन लोगों ने भी उनमें इन्वेस्टमेंट किया था। तो देखिए, लोग डर जाते हैं, बिल्कुल इन्वेस्टर्स का भी डर सच्चा है कि कहीं आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसा ना हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो जो है गलती थी, छोटी सी गलती के कारण, फॉर हाई रिटर्न्स के कारण जो है थोड़े लो टाइप की सिक्योरिटीज है जो उस 6 फंड में स्कीम्स में रखी गई थी फंड मैनेजर की तरफ से। बट ये जो है इक्विटी फंड्स, और फिर भी ऐसा हर एक बार नहीं होता, कभी कभार हो जाती है। उन्होंने भी जो फंड मैनेजर्स ने होल्ड कर रखे थे वो भी हाई रिटर्न्स के लिए ही उन्होंने होल्ड कर रखे थे उन सिक्योरिटीज को। बट अब कुछ नहीं पता होता कि एक डिजास्टर आएगा, ऐसा कोरोना वायरस भी आएगा जिसके चलते इतना डिप्शन का प्रेशर होगा और मार्केट में कोई बायर्स नहीं मिलेगा। तो इसके चलते है जो उन स्कीम्स को बंद करना पड़ा था। बट जो निवेशक अभी भी ऐसा सोच के बैठे हैं कि आने वाले टाइम में कुछ भी ऐसा हो सकता है, देखिए हो तो कुछ भी सकता है, बट ऐसा नहीं है कि एएमसी आपके पैसे लेके भाग जाएगी या कुछ भी होगा। तो आप बिना संकोच समझे अगर आप निवेश करना चाहते हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में, तो आप निवेश कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लेके। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पैसा जो आने वाले टाइम में भी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में जो है वो पैसा फंस जाएगा। तो चलिए बात करते हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। पहले हम एनएफओ की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। ए फंड दैट इन्वेस्ट इन डायनेमिकली मैनेज्ड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इनकम एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में आप सबको पता होगा। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो होते हैं एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी को यूज करके जो पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, और एक हाइब्रिड इक्विटी फंड का जो है ये टाइप होते हैं। इनमें जो है एक्सपोजर रहता है इक्विटी सिक्योरिटीज में भी, डेट सिक्योरिटीज में भी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तीनों टाइप की सिक्योरिटीज में, हर एक टाइप की सिक्योरिटीज में जो है एक्सपोजर पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को रखा जाता है और डायनेमिकली इसको जो है मैनेज किया जाता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। बहुत से इन्वेस्टर जो जानते होंगे कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड किस तरह से काम करते हैं। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कभी कभार जो मार्केट काफी एक्सपेंसिव हो जाती है और मार्केट में कभी लगता है वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो इक्विटी सिक्योरिटीज में है जो अपना एक्सपोजर कम कर देते हैं फंड मैनेजर्स, और डेट सिक्योरिटीज में जो अपने एक्सपोजर को बढ़ा देते हैं फॉर सेफ्टी के लिए। और इसी के वाइस वर्सा अगर मार्केट में उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, मार्केट काफी वोलेटिलिटी कम हो जाती है और मार्केट लगता है कि अब यहाँ से मार्केट अप होगी, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, उनकी स्ट्रेटजी और भी अलग तरीके से होती है, वो किस तरह से काम करते हैं। बट जो स्ट्रेटजी है डायनेमिक एसेट एलोकेशन, वो इसी तरीके से काम करती है। तो ठीक इसी प्रकार जो है आपकी इन्वेस्टमेंट में, आपको जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड में बैलेंस बना के रखती है कि ज्यादा रिस्क ना हो। जब मार्केट काफी एक्सपेंसिव हो, मार्केट में वोलेटिलिटी हो, उस टाइम जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और डेट सिक्योरिटीज में एक्सपोजर ज्यादा कर देते हैं ताकि जो है रिस्क स्कीम में ज्यादा ना रहे। और इसी के वाइस वर्सा जब मार्केट काफी कम एक्सपेंसिव होती है और लगता है कि अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, तो डेट सिक्योरिटीज में एक्सपोजर कम करके जो इक्विटी सिक्योरिटीज में एक्सपोजर बढ़ा दिया जाता है फॉर हाई रिटर्न्स। स्कीम का जो एनएफओ का जो इशू है 16 अगस्त 2022 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 30 अगस्त 2022 तक स्कीम इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन रहेगा। एसेट एलोकेशन रहेगी जो इक्विटी सिक्योरिटीज में 0 to 100% तक, फिक्स्ड इनकम में 0 to 100% तक का पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जा सकता है। ग्रोस इक्विटी एक्सपोजर एंडेवर्ड टू बी हेल्ड एट मिनिमम 65% मंथली रीबैलेंसिंग, मंथली है जो स्कीम को रीबैलेंस किया जाएगा, और 65% मिनिमम जो है इक्विटी सिक्योरिटीज में एक्सपोजर रखा जाएगा।
और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड 5,000 रुपए कर सकते हैं। स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स स्कीम का बेंचमार्क है। और जो स्कीम का एग्जिट लोड रहेगा स्कीम में अप टू 10% ऑफ द यूनिट्स में बी रिडीम्ड विदाउट एनी लोड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो 10% से ज्यादा अगर आप अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विद इन 1 ईयर, तो आपको 1% का एग्जीक्यूट देना रहेगा। अगर आप 10% से कम की यूनिट्स रिडीम करते हैं 1 साल के अंदर, तो आपको किसी भी टाइप का एग्जीक्यूट देने की नीड नहीं है। और स्कीम के जो फंड मैनेजर होंगे के राजसा, जो कि इक्विटी पोर्शन को मैनेज करेंगे, मिस्टर उमेश शर्मा जी जो कि फिक्स्ड इनकम को मैनेज करेंगे, सचिन पडवाल देसाई जी फिक्स्ड इनकम पोर्शन के जो है मैनेजर होंगे, और संदीप मनम जी जो कि फॉरेन सिक्योरिटीज को मैनेज करेंगे। और फंड मैनेजर्स के बारे में जानकारी है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। स्कीम का इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि जो आपको फंड मैनेजर्स के बारे में अच्छे से जरूर पता होना चाहिए, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनकी पास्ट ट्रैक परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि वही आपके पैसों को जो मैनेज करेंगे। तो स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। प्लान योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, हमारा प्लान क्या होता है कि सीधी इन्वेस्टमेंट चलेगी, सेफली ड्राइविंग करेंगे, सीधा प्लेन रोड है, आपको दिखता है कि मार्केट में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप सीधा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बट एक्चुअल में जो बीच में जम्स एंड डम्स आते हैं उनके बारे में आपको नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल ग्रीड, लालच, वोलेटिलिटी, स्टीप करेक्शन, फियर, बुलिश सेंटिमेंट्स, ये जो है ये सारे जंप एंड डंप्स बीच में आते रहते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के बीच में। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या करते हैं, इन्हीं जंप एंड डंप्स को जो है बैलेंस करके रखते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ऑल सीजन प्रोडक्ट, तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो होते हैं ऑल सीजन प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कि किसी भी सीजन में किसी भी मार्केट के सिनेरियो में जो है वेल वर्क करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट टूल फॉर पोर्टफोलियो, हमारे पोर्टफोलियो के एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। एड स्टेबिलिटी टू पोर्टफोलियो डिस्पाइट मार्केट अप्स एंड डाउन्स, पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, मतलब कि स्टेबिलिटी देता है पोर्टफोलियो को ड्यूरिंग मार्केट अप्स एंड डाउन्स। नेट लॉन्ग इक्विटी फॉर अल्फा जनरेशन, derivatives and fixed income for conservation, dynamic asset allocation for opportunities, equity exposure। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में हमें निवेश करने से क्या फायदे होते हैं, मैनेजिंग वोलेटिलिटी, मैनेजिंग इक्विटी एक्सपोजर थ्रू डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूएशन प्लस फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर, तो वोलेटिलिटी को मैनेज करते हैं इक्विटी एक्सपोजर थ्रू डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स के थ्रू जो इक्विटी में एक्सपोजर रखा जाता है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से, जो जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट में उतार चढ़ाव जब होते रहते हैं तो फिक्स्ड इनकम और डेट सिक्योरिटीज में है जो अपने एक्सपोजर को कम ज्यादा करते रहते हैं फंड के पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, ताकि रिटर्न है जो स्टेबल रहे, रिस्क है जो कम रहे, तो वोलेटिलिटी को मैनेज करता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, नेट लॉन्ग इक्विटी एक्सपोजर प्रोवाइड ग्रोथ पोटेंशियल, तो जो है ग्रोथ के लिए पोटेंशियल है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। टैक्स इफिशिएंसी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड टैक्सेशन व्हेन एलोकेशन टू ग्रोस इक्विटी इज 65%, तो 65% से ज्यादा जो है टैक्स होता है इक्विटी ओरिएंटेड टैक्सेस में, वो 65% से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होगी इक्विटी अनकंसंट्रेट स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फंडामेंटल फैक्टर्स ड्राइवन स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी, तो फंडामेंटल फैक्टर्स जो होंगे स्टॉक्स के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे उन स्टॉक्स की सिलेक्शन किया जाएगा। फिक्स्ड इनकम, इन्वेस्टमेंट ग्रेड इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस गवर्नमेंट, पीएसयूज, एनबीएफसीज, बैंक्स एंड अदर इश्यूज, तो जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाएगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ से जो डेट सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की तरफ से, बैंक्स की तरफ से, और जिनकी हाई ग्रेड क्वालिटी होगी उन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में जो निवेश रखा जाएगा। डेरिवेटिव्स, इंडेक्स फ्यूचर टू बी प्राइमरली यूज्ड इन रीबैलेंस एंड हेज द पोर्टफोलियो, और डेरिवेटिव्स आपको पता है फ्यूचर ऑप्शंस में जो है उसको भी, इंडेक्स फ्यूचर्स को भी प्राइमरली यूज किया जाएगा पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। क्यों हमें फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश करना चाहिए, तो उसके बहुत से कारण हैं। एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी, इन हाउस प्रोप्रियरिटी एसेट एलोकेशन मॉडल विद ए हेल्थी मिक्स ऑफ क्वालिटिव फंडामेंटल्स एंड क्वांटिटिव वैल्यूएशन पैरामीटर्स, तो फंड हाउस में जो है फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन पैरामीटर्स के हिसाब से जो एलोकेशन स्ट्रेटजी को यूज करके जो स्टॉक्स की सिलेक्शन की जाती है। एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 25 ईयर्स,
in managing hybrid funds that follow stated fund mandates. वेल एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टीम, तो फंड हाउस के पास है जो एक एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टीम है, जिनकी एक्सपीरियंस 20 साल से ज्यादा है। टीम की जो पर्सन है उनके एक्सपीरियंस 20 साल से ज्यादा है मार्केट में। ऐसी टीम है जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड में है। अगर हम बात करें बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न्स के बारे में और अनदर फंड्स के बारे में रिटर्न्स के बारे में, तो 1 ईयर की जो रिस्क रिटर्न्स हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ने 8% के रिटर्न्स, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स ने नियर अबाउट 8.50% के रिटर्न्स, और वहीं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है जो नियर अबाउट 12% के रिटर्न्स है जो डिलीवर की 1 ईयर के टाइम फ्रेम में, और वहीं फ्लेक्सी के फंड्स ने 20% की रिटर्न्स जो डिलीवर की, और 3 ईयर में शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ने 7 पॉइंट समथिंग आसपास परसेंट जनरेट की, डिलीवर की, और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने 10% के रिटर्न्स है जो डिलीवर की 3 ईयर के टेन्योर में। क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क, कंपोजिट मैक्रो एंड मार्केट एसेट एलोकेशन, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक रिजाई मॉडल्स। तो पोर्टफोलियो जब स्टॉक्स की सिलेक्शन होगी तो ये सब चीजें हैं जो देखी जाएंगी जब स्टॉक्स की सिलेक्शन किया जाएगा, पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाएगा। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक रिजाई मॉडल्स, एग्रीगेट कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स, मार्केट लिक्विडिटी मॉडल्स, मैक्रो ट्रेंड्स, फॉरेन एंड डोमेस्टिक फंड फ्लोज, वैल्यूएशन मॉडल्स, पॉलिसी बैकड्रॉप, कमोडिटी प्राइस, ये सभी जो हैं इन चीजों को ध्यान में रखकर ही स्टॉक्स की सिलेक्शन की जाएगी, पोर्टफोलियो जब सिस्टम क्रिएट किया जाएगा। ये सारी स्ट्रेटेजी को यूज करके मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, माइक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, सब कुछ को ध्यान में रख के जो है सिलेक्शन की जाए। व्हाई शुड वी इन्वेस्ट? इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टमेंट होरिजन ऑफ 1 ईयर एंड अबव, तो जिन निवेशकों का 1 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होरिजन है वो निवेशक इन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं अपनी राय आपको आगे बताऊंगा। इन्वेस्टर्स हु सीकिंग ग्रोथ बट आर लेस कंफर्टेबल विद इक्विटी मार्केट वोलेटिलिटी, तो जो इन्वेस्टर्स ग्रोथ चाहते हैं बट जो है वो कंफर्टेबल नहीं है इक्विटी मार्केट की वोलेटिलिटी से, क्योंकि इक्विटीज में जो वोलेटिलिटी वो बनी रहती है, वो आपको जैसे कि आपको पता है। इन्वेस्टर हु आर सीकिंग बेटर रिटर्न पोटेंशियल देन फिक्स्ड इनकम बट द रिलेटिवली हायर रिस्क, और वो इन्वेस्टर्स जो बेटर रिटर्न चाहते हैं फिक्स्ड इनकम फंड से बट जो है रिलेटिवली हाई रिस्क चाहते हैं। इन्वेस्टर हु आर लुकिंग फॉर बेटर पोटेंशियल पोस्ट टैक्स रिटर्न्स दैट कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स विद रिलेटिवली हायर रिस्क। क्या फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया बैलेंस्ड फंड आपके लिए है या नहीं है? तो चलिए एक थोड़ा सा इमेज के द्वारा समझते हैं। डू यू हैव इक्विटी इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस? अगर आपके पास क्या आपके पास इक्विटी में इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है? यस। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू ए 20% मार्केट करेक्शन इन ए सिंगल वीक? अगर 20% से ज्यादा की करेक्शन आप एक वीक में देख लेते हैं मार्केट में, तो आप क्या करेंगे? आप इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे या फिर अपनी इन्वेस्टिंग को जो है स्टेइंग रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे? और इसी के वाइस वर्सा, अगर आपके पास नॉट मच एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, हाउ वुड यू प्रेफर सम इक्विटी अपसाइड टू योर पोर्टफोलियो? इफ यू यस, आई कुड अटेम्प्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग टू एड अल्फा, नीड टैक्स एफिशिएंसी इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, बट आई एम कंसर्न अबाउट मार्केट वोलेटिलिटी। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में और आप चाहते हैं कि आप इक्विटी रिलेटेड रिटर्न्स जो है जनरेट करना चाहते हैं बट जो टैक्सेशन है वो भी थोड़ा आपको कम रहे, तो फिर आपके लिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आपके लिए है। तो ये मेरे कहने से या इनके कहने से नहीं कुछ होता, वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए है या नहीं है। मैनुअल रीबैलेंसिंग और ऑटो, फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो, कॉम्प्लिकेशन रिलेटिंग टू एक्सेल लोड, पेपर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लिंक टू द रीबैलेंसिंग, टैक्स लिएबिलिटी कैलकुलेशंस, रोबस्ट स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी स्टॉक स्क्रीनिंग प्रोसेस, QGSV मॉडल, इसके बारे में हम समझते हैं। क्वालिटी, Q फॉर क्वालिटी, मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट गाइडेंस, मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, लीवरेज। तो ये सभी क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी बिजनेस, क्वालिटी मैनेजमेंट गाइडेंस, इन सब चीजों को फ्रेमवर्क को ध्यान में रखा जाएगा। ग्रोथ, ROE, ROCE, ROIC, S फॉर सस्टेनेबिलिटी, मैनेजमेंट विजन, visibility and predictability of the earnings, initiative to build sustainable profitable business, valuation, PE, PBV, implied growth, discounted cash flow। तो ये है जो रोबस्ट स्ट्रोक सिलेक्शन फ्रेमवर्क रहेगा फंड हाउस में। अभी स्कीम का इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और अभी अगर मैं सब कुछ आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा प्रेजेंटेशन में से तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप प्रेजेंटेशन को एक बार रीड कीजिए, और हमारे निवेशक आजकल काफी अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो वो खुद से भी समझ सकते हैं। तो
बात करूंगा यहीं पर। और हाँ, अगर अब मैं बता दूं आपको कि क्या आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखिए वो तो आपके ऊपर है कि आपको निवेश करना है या नहीं करना। हम सिर्फ आपको एडवाइस दे सकते हैं। और सबसे पहले जिन इन्वेस्टरों के भी मन में ये बात है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से होगा कि कोई स्कीम बंद हो जाएगी, तो आप ऐसा अपने माइंड में रखकर मत कीजिए, क्योंकि ऐसा भी कुछ भी नहीं होने वाला। वो एक सिर्फ सिनेरियो था जो कि कभी कभार हो जाता है, बट फिर भी इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं टाइम टू टाइम एमसे की तरफ से इन्वेस्टर्स को लुटा दिए गए हैं। तो काफी रूल टाइटन है सेबी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका पैसा लेके है जो म्यूचुअल फंड कोई कंपनी भाग जाएगी। तो अभी अगर हम बात करें आपको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए मैं हर बार जैसा कि आपको राय देता हूं कि मार्केट में अनदर एएमसीज हैं, उनके बहुत से फंड हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी बहुत है मार्केट में। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। तो आप एक बार उनकी पास्ट ट्रैक परफॉर्मेंस को ट्रैक चेक कर सकते हैं। फंड देखिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बहुत ही बढ़िया है, बट फिर भी मैं जो राय देता हूं कि आपको कोई भी एनएफओ में निवेश तभी तक नहीं करना चाहिए जब तक अनदर एएमसी का मार्केट में फंड ना हो। कोई न्यूली फंड आए तो आप निवेश कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आप मन बना ही चुके हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, रिटर्न्स चाहते हैं कि आपको इक्विटी रिलेटेड रिटर्न्स है जो मिले आपके इन्वेस्टमेंट पर, और रिस्क है जो वो भी आपका थोड़ा कम रहे, बट जो रिस्क है वो भी हाई रहेगा इन स्कीम्स में, क्योंकि इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और स्कीम में जो रिस्क है हाई है। बट फिर भी कंपेयरिंग टू इक्विटी फंड्स, मतलब कि प्योर इक्विटी फंड्स, फॉर एग्जांपल मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स, उनके बजाय जो है रिस्क इन स्कीम्स में कम होता है, और रिटर्न्स भी यहाँ से आपको अच्छी जनरेट हो सकती हैं, बट रिस्क है कंपेयरिंग टू ओन फंड्स के बजाय कम होता है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, 1 साल से ज्यादा का आपका टाइम फ्रेम है, इन्वेस्टमेंट करने का होरिजन है, तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं, आपको अच्छी रिटर्न यहाँ से मिल सकती हैं। फिर भी मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यहाँ से अपनी वेल्थ क्रिएट म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से भी कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ जो है पेशेंस रखना होता है, वो आप रखिए। बात को यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।